नमस्कार नमस्कार नमस्कार। केवल रामचंद्र की जय के जय कार्य के साथ आज की क्लास करते हैं शुरू। प्रणाम नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चे बढ़िया हैं। एक बार बताएंगे ऑडियो वीडियो कैसी है। अमन, कल्पना, सपना, केएम प्रीति, रोहित राजपूत, मोनिका कुमारी ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी को बहुत नमस्कार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ भावुक मैसेज लिख रहे हैं कुछ बच्चे। जसवंत कह रहे हैं गुड इवनिंग। अक्षर मावी कह रहे कहाँ हो सर? यही है आपके सामने। आंखें खोलोगे तो हम ही दिखाई देंगे, बंद करके बैठोगे तो फिर दिक्कत है। सर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। खुशबू मोहानिया कह रही हैं तेरी क्लास 8 बजे कर दो। देवेंद्र जी कह रहे हैं। अंत में कह रहे हैं नमस्ते राम राम सर। वेस्ट बंगाल से सागर माझी कह रहे हैं। सपना कह रही है जय श्री राम। अमन कह रहे हैं बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। रगनी कह रही हैं कि गुड इवनिंग। चलो ऑडियो वीडियो ठीक है, इतने नाम मैंने बोल दिए हैं, इससे आपको आइडिया लग गया होगा। कल की क्लास में हमने आपको दो आई डिफेक्ट, दो दृष्टि दोष पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। याद करने का तरीका बताया था कि निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें साफ दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती। और निकट दृष्टि दोष में इमेज बनती है निकट रेटिना से पहले, अवतल लेंस उसे दूर कर देगा। दूर दृष्टि दोष में हाइपरमेट्रोपिया में इमेज बनती है दूर रेटिना के पीछे, और साफ भी कहां का दिखता है? दूर का। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस उसे दूर कर देगा। इस तरह की बातें हमने क्लास में की थी। इजामुल खान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप पूरी रात पढ़ाते हो? नहीं, 10 बजे तक पढ़ाते हैं, पूरी रात क्यों पढ़ाएंगे? बोर्ड ब्लैक, टी शर्ट भी ब्लैक, सही रहेगा। कॉन्ट्रास्ट ज्यादा चमक नहीं लगेगी आपको बोर्ड पे। बल्कि दिक्कत उस दिन हो जाती है, कई बार मैं दिन में मान लो मैंने व्हाइट शर्ट पहन ली, ज्यादा व्हाइट हो गई, तो वो कई बार बदलना मैं भूल जाता हूँ, क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो व्हाइट का रिफ्लेक्शन बोर्ड पे ज्यादा दिखता है। ब्लैक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आज बेटा हम तीसरा आई डिफेक्ट पढ़ेंगे, लिखेंगे प्रेस बायोपिया। ये तीसरा आई डिफेक्ट है, दो हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। तीसरा लिखेंगे प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। जरा जरा जरा। नमस्ते 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 नवीन जी। क्लास चल रही है 9 बजे से, आप 3 मिनट लेट हैं। 9:03। हालांकि अभी तक हमने नमस्ते हाय ये सब किया है, इस तरह की बातें की हमने। ठीक है, अब देखो जो हमने कल दो आई डिफेक्ट पढ़े थे, दृष्टि दोष पढ़े थे, अब कमेंटबाजी बंद करेंगे, अब यहां देखेंगे क्लास में। बेटा यहां पे एक चीज लिखिए प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। जरा जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, ये बुढ़ापे की बीमारी है। अच्छा बुढ़ापे में क्या होता है? नजदीक का साफ नहीं दिखता कि दूर का नहीं दिखता। जब आपको बुढ़ापा आ जाएगा, मान लो 55 प्लस के हो जाओगे आप, 50 प्लस के हो जाओगे, तो बुढ़ापे में नजदीक की चीजें साफ नहीं दिखेंगी, दूर की साफ नहीं दिखेंगी। आप कहेंगे सर बुढ़ापा बड़ी खतरनाक अवस्था है, ना नजदीक का साफ दिखेगा ना ही दूर का, है ना। तो अगर किसी व्यक्ति को प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष हो जाए, तो ना उसमें निकट की चीज साफ दिखती है ना ही दूर की। अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब कहोगे भाई साहब बड़ा दिक्कत आ गई, ना नजदीक का साफ दिख रहा ना ही दूर का, अब क्या करूं? डॉक्टर कहेगा आप टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ना नजदीक का साफ दिख रहा ना ही दूर का। यानी कि अब आपको एक ऐसा चश्मा लगाना पड़ेगा जिसमें अवतल उत्तल, कनकेव कॉन्वेक्स दोनों ही लेंस हों। देखो आप एक बात को ध्यान समझना, अगर आपको कोई चीज नजदीक की देखनी हो, जैसे आपको कोई चीज पढ़नी है, जब आप नजदीक का देखना हो, आप नजरें झुकाते हो तो नीचे वाला लेंस काम करेगा। जब आपको दूर का देखना होगा, आप नजरें उठाओगे तो ऊपर वाला लेंस काम करेगा। तो बुढ़ापे के चश्मे में आपको एक चश्मे में एक लेंस लगा होगा नीचे की तरफ, एक लगा होगा ऊपर की तरफ। तो जब आपको नजदीक का साफ देखना होगा तो नीचे वाला लेंस काम करेगा, जब आपको दूर का साफ देखना होगा तो ऊपर वाला लेंस काम करेगा। अब नीचे लेंस कौन सा लगाएं और ऊपर कौन सा लगाएं, ठीक है। जैसे कि आपको नजदीक का देखना है, ठीक है, आप नजरें झुकाओगे। याद करो कल मैंने आपको बताया था कि दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में दूर का साफ दिखता है, दूर का, नजदीक का साफ नहीं दिखता। नजदीक का साफ देखने के लिए हमें कॉन्वेक्स उत्तल लेंस लगाना पड़ा था। यानी बुढ़ापे के चश्मे में, जब हमारा बुढ़ापे का चश्मा होगा, उसमें जो नीचे वाला लेंस होगा वो कॉन्वेक्स उत्तल लेंस होगा, जो नजदीक का साफ दिखाने में हेल्प करेगा।
नजरें उठाएंगे तो ऊपर वाला लेंस काम करेगा, वो कनकेव अवतल होगा। तो बुढ़ापे के चश्मे में ऊपर वाला लेंस होता है अवतल, नीचे वाला होता है उत्तल। अच्छा, जब ये दोनों लेंस एक साथ लगे होते हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बाईफोकल लेंस। ये हमारा कहलाता है बाईफोकल लेंस। हिंदी में से हम कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस। देखो, एक बार यूपीएससी का सीडीएस एक पेपर होता है, सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया, अच्छा पेपर होता है सीडीएस का। उसने कहा खुद से, एक व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष है, प्रेस बायोपिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रेस बायोपिया जिसे है वो बाईफोकल लेंस का यूज करता है। खुद कह रहा है व्यक्ति को प्रेस बायोपिया है, प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए बाईफोकल का यूज करता है। पूछा पता क्या कि ये बताइए कि बाईफोकल में, द्विफोक्सी लेंस में ऊपर वाला लेंस कौन सा होता है और नीचे वाला कौन सा होता है। तो आपको याद रखना कि जो बुढ़ापे की बीमारी है जरा दृष्टि दोष, जिसमें ना नजदीक की चीजें साफ दिखती हैं ना ही दूर की साफ दिखती हैं, इसके लिए दूर करने के लिए हम बुढ़ापे में एक चश्मा लगाएंगे जिसमें एक लेंस नीचे लगा होगा, एक ऊपर लगा होगा। नीचे वाला लेंस उत्तल होगा, ऊपर वाला अवतल होगा। नीचे वाला कॉन्वेक्स, ऊपर वाला कनकेव। जब कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों एक साथ लगे हों, इसे हम बाईफोकल लेंस कहते हैं। अब ये बीमारी देखो क्यों होती है बुढ़ापे में। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारी आंख जो है, अगर मैं इसे आई बॉल को यहां बना लूं ऐसे, ये हमारी आंख है, ठीक है। ये बेटा इसकी जो आई बॉल है, मैंने कहा था कि स्पेरिकल गोलाकार होती है ना, ये आपको बताया था। और इसमें एक अंदर लेंस होता है। इस लेंस को कुछ मसल्स जो हैं वो पकड़ के रखती हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने कल आपको बताया था कि जो मसल्स, जो पेशियां इस लेंस को पकड़ के रखती हैं, उन्हें हम कहते हैं सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स। मैंने कहा था कि हिंदी वाले भी इसका नाम याद रखेंगे, सीलियरी मसल्स, या बहुत शुद्ध हिंदी में नाम है इसका पचमाभी पेशियां। पचमाभी पेशियां, ठीक है, सीलियरी मसल्स। अब यहां पे अच्छे देखना, ये बेटा जो सीलियरी मसल्स है ना, जो हमारी आंख के लेंस को पकड़ के रखती हैं, इनका काम क्या होता है, ये कई बार हमारी आंख के लेंस को दबा देती हैं, मोटा कर देती हैं। ये मोटा कर देंगी, इसकी पावर को बढ़ा देंगी, कई बार खींच के इसकी पावर को पतला करके कम कर देती हैं। कभी मोटा करेंगी लेंस को, पावर ज्यादा, कभी खींच के पतला कर देंगी, पावर कम। तो ये क्या करती रहती है, हमारे लेंस की पावर को बदलती रहती है। क्यों? कभी हमें नजदीक की चीज देखनी, कभी दूर की, कभी यहां की, कभी वहां की, तो उसके हिसाब से पावर को एडजस्ट करती रहती है। तो जवानी में तो सारी मसल्स हमारी बढ़िया काम करती हैं, लेकिन बुढ़ापे में कोई भी मसल्स देखो, जैसे हाथ की मसल्स है, ये बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी, चेहरे की मसल्स कमजोर पड़ जाएंगे, चेहरा लटक जाएगा। तो बुढ़ापे में सीलियरी मसल्स जो है ये कमजोर पड़ जाती हैं, जो लेंस को दबाकर या खींचकर इसकी पावर को चेंज कर रही होती हैं, ये कमजोर पड़ जाएंगी, तो ढंग से काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए ना आपको नजदीक का साफ दिख पाएगा, ना दूर का दिख पाएगा। तो पेपर में अगर आपसे कोई पूछे कि जो प्रेस बायोपिया है, जरा दृष्टि दोष है, इसे दूर करने के लिए अगर कोई आपसे पूछे ये जो प्रेस बायोपिया है ये किस वजह से होता है, इसका रीजन क्या है, तो पेपर में क्वेश्चन आ रखा है कि प्रेस बायोपिया जो है, जरा दृष्टि दोष जो है, इसका रीजन है पचमाभी पेशियों का, सीलियरी मसल्स का कमजोर होना। तो वीकनेस इन सीलियरी मसल्स, हिंदी में लिखेंगे जरा दृष्टि दोष पचमाभी पेशियों में कमजोरी की वजह से होता है। पचमाभी पेशियों में कमजोरी की वजह से। तो बीमारी क्यों होती है? सीलियरी मसल्स की कमजोरी की वजह से। पेपर में रखा है ये कि सीलियरी मसल्स पचमाभी पेशियों की कमजोरी की वजह से किसी व्यक्ति को या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कौन सा दोष होता है? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को किस लेंस से दूर करते हैं? बाईफोकल उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस का मतलब, द्विफोक्सी का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है दो, यानी जहां पे दोनों लेंस लगे होंगे, ऊपर अवतल और नीचे उत्तल। समझ में बात है? देखो, बाकी मैं यहां पे कोई आपको आई नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल आपको ये पढ़ा रहा हूं कि जब हमारी आंख के वो दोष जिन्हें हम लेंस लगा के दूर कर सकते हैं, मैं केवल उनका डिस्कशन कर रहा हूं। बाकी आप चीजें पढ़ेंगे बायो में, भैया कोई आई थोड़े ना पढ़ रहे, बायोलॉजी क्लास थोड़ी ना है, हम केवल क्लास में उनकी बात कर रहे हैं, वो दोष जिन्हें हम लेंस लगा के दूर कर सकते हैं, क्योंकि लेंस फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। अब जैसे मान लो कोई बनता है जी, किसी को हो गया वो कैटरैक्ट्स हो गया, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, वो मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद जो है वो लेंस लगा के दूर नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है कि हमारी आंख का जो लेंस होता है ना, उसमें बहुत सारी डेड सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं, उन डेड सेल्स को ऑपरेशन करके हटा देता है डॉक्टर।
तो वो वहां पे वो अलग चीज है, वो बायो का पार्ट है, वो उसे लेंस लगा के दूर नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको क्लास में मोतियाबिंद नहीं पढ़ा रहा हूं। समझ रहे बात को? अच्छा, दूसरी चीज, एक बड़े बच्चे परेशान हैं, वो बच्चे जिन्हें जो असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर देना है किसी को, या असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, तो वो कह रहे जी हमें बड़ी परेशानी है, वहां तो साइंस बहुत ज्यादा आता है, ये यूपीएसआई वगैरह टाइप के पेपर जो है, ये अपने CHSL MTS टाइप के, इनमें तो दो दो क्वेश्चन आते हैं। तो वो बच्चे टेंशन ना लो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो है वो मैं आपको स्पेशल बैच में ऐड करवा दूंगा, है ना। उनमें से हमें टीम को हम बोल देंगे, वो फाइंड आउट कर लेंगे कौन बच्चा जो है वो ALP का है या फिर असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, किस बैच में टीचर ने बोल दिया है कि वो भी कवर होगा, तो वो टेंशन ना ले। उन्हें मंडे से मैं क्लास 7:45 पे एक स्पेशल बैच चलता है, उसमें करा देंगे। जिन्हें ये अपना ये छोटे मोटे पेपर जो हैं, ये थके हुए CHSL MTS टाइप का, SI का, कांस्टेबल का, GD टाइप का, है ना, जहां पे बहुत ज्यादा साइंस की वेटेज नहीं है, वो इसमें अपना पढ़ते रहो, तो टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। अब फोर्थ पे आते हैं हम। बस उसका क्लास का जो टाइमिंग है ना, वो 7:45 से रहेगा। एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता, वो हम अपने आप से कर लेंगे, उसकी तुम टेंशन मत लो। अब देखो, 3 डिफेक्ट जो है यहां पे, एक चीज देखना, एस्टिग्मेटिज्म जो है अबिंदुकता, इसमें देखो क्या होता है, इसके नाम को बड़े ध्यान से देखना, एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता, यहां पे लिखा बिंदु। देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपकी आंख बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है, एकदम बेहतरीन, बिना चश्मे के आप देख पा रहे हो, तो होता क्या है कि जब भी किसी चीज को आप देखते हो, जब भी किसी चीज को आप देखते हो, तो उसकी जो इमेज है वो आपकी आंख के रेटिना पे बनती है। कल मैंने बताया था कि अगर आपकी आंख स्वस्थ है तो आपकी आंख में इमेज बनेगी रेटिना पे। वो बेटा जो इमेज रेटिना पे बनती है ना, वो एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे बनती है। लेकिन जिन लोगों को एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, उनके साथ दिक्कत पता है क्या है, जब वो किसी चीज को देखते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनकी आंख में जो इमेज है, उनकी आंख में जो प्रतिबिंब है, वो एक ही पॉइंट पर ना बनकर एक से अधिक पॉइंट पर बनता है। यानी अबिंदुकता एक ऐसा दोष है जिसमें जब आप किसी चीज को देखोगे, उसकी इमेज आपकी आंख के रेटिना पे 3-4 पॉइंट बनेगी, मल्टीपल पॉइंट पे। अब एक ही चीज की इमेज 3-4 पॉइंट बनेगी, तो हमारा ब्रेन उन सारी इमेज को मिला के एक करना चाहेगा। जब हमारा ब्रेन उन सारी इमेज को मिलाकर एक करेगा, तो इमेज 3-4 इमेज को मिलाकर जब एक करेगा, तो इमेज थोड़ी सी में फैली फैली सी लगेगी, खिंची खिंची लगेगी, यानी ब्लर सी इमेज दिखेगी, साफ नहीं दिखेगी। लगेगा 3-4 इमेज मिलकर एक बन रही है, तो खिंचाव सा दिखेगा इमेज में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अबिंदुकता में दिक्कत क्या होती है, कि अबिंदुकता में प्रतिबिंब एक बिंदु पर ना बनकर एक से अधिक बिंदु पे बनता है। क्यों बनता है सर एक से अधिक बिंदु पे? देखो, ये अबिंदुकता उन बच्चों को होती है अगर किसी की आंख का जो कोर्निया है ना, ये थोड़ा सा डिस्टोर्टेड हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। मान लो कि आपकी आंख का जो कोर्निया है ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाए, कोर्निया का कर्वेचर खराब हो जाए, ऐसा हो जाए कुछ। अब देखो इससे दिक्कत क्या होगी, अगर आपकी आंख का कोर्निया टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो इस कोर्निया का इतना सा पार्ट देखो, ये पार्ट एक पूरे कोर्निया की तरह बिहेव करेगा। तो इस वाले पार्ट से जो लाइट जाएगी अंदर लेंस पर टकरा के, मान लो उसने इमेज यहां बना दी, ये पार्ट अपने आप को पूरा कोर्निया समझेगा। इस पार्ट से जो लाइट अंदर गई, लेंस पर टकरा के इमेज यहां बना दी, ये पहला पार्ट अपने आप को पूरा कोर्निया समझेगा। यहां से जो लाइट अंदर गई, लेंस पर टकरा के इमेज यहां बना दी, मान लो एक पार्ट ये भी है, इसने इमेज यहां बना दी। तो अबिंदुकता में क्या होता है कि आपकी आंख का जो कोर्निया है, इसका कर्वेचर खराब हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। तो छोटे छोटे पार्ट अलग अलग कोर्निया की तरह बिहेव करते हैं, तो सब अलग अलग बिंदु पर इमेज बनाने लग जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अबिंदुकता में दिक्कत क्या होती है, कि प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर ना बनकर एक से अधिक बिंदु पर बनता है, तो उससे क्या होगा, कोई भी इमेज आपको खिंची सी दिखेगी, कर्व फॉर्म में दिखेगी, वक्राकार दिखेगी, फैली हुई सी दिखेगी। ये दोष होता क्यों है? आंख का जो कोर्निया उसका टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से। ये सारी बातें मैं लिखवा देता हूं, यहां पे देखना, पहले हिंदी में लिख देते हैं। इस दोष में प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनते हैं, और ये प्रतिबिंब वक्राकार, और ये प्रतिबिंब वक्राकार रूप में होते हैं। इस दोष के पीछे का कारण
कोर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होना है, टेढ़ा मेढ़ा यानी कि डिस्टोर्शन आना, टेढ़ा मेढ़ा होना है। इंग्लिश में लिखेंगे इन दिस डिफेक्ट images do not form at a single point and these images are in curve form The reason behind this defect is distortion in cornea। ये क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है, बड़े ध्यान समझना। ये आपसे भी पूछ सकता है पेपर में कि भाई साहब ये बताओ कि वो कौन सा दोष है जो आंख के कोर्निया के टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से होता है। अगर आपकी आंख का कोर्निया टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, इसका कर्वेचर खराब हो जाए, तो कोर्निया में डिस्टोर्शन की वजह से क्या होता है, हम बोलेंगे एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। दूसरी चीज, आपसे अगर कोई पूछ ले वो कौन सा दोष है जिसमें प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर ना बनकर एक से अधिक बिंदु पर बने, इमेजेस डू नॉट फॉर्म एट ए सिंगल पॉइंट, प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर ना बने, तो हम क्या बोलेंगे, एस्टिग्मेटिज्म। लेकिन कई बार किताबों में आपको एक दो लाइनें देखो और देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने यहां पर कुछ सीधी लाइनें खींच दी, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, कुछ खींच दी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखाएं। तो बेटा जिसे एस्टिग्मेटिज्म होता है ना, उसके साथ दिक्कत क्या होती है कि मान लो कि उसे हॉरिजॉन्टल लाइनें सीधी सीधी दिख रही हैं तो वर्टिकल लाइन थोड़ी खिंची खिंची से दिखाई देंगी, या वर्टिकल सीधी दिख रही है तो हॉरिजॉन्टल खिंची खिंची दिखेंगी। तो पेपर में कई बार यह भी पूछ लेता है कि वो कौन सा दोष है जिसमें एक साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनों का पैटर्न साफ साफ नहीं दिखता, जिसमें सीधी खड़ी हुई रेखाएं और ये लेटी हुई क्षैतिज रेखाओं का पैटर्न एक साथ स्पष्ट नहीं दिखता, तो कौन सा है वो, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें आपको खिंचाव दिखेगा, थोड़ा वक्राकार रूप में फैले फैले से लगेंगे इमेज। तो यहां पर लिखेंगे इन दिस डिफेक्ट बोथ हॉरिजॉन्टल and vertical planes are not clear simultaneously, यानी कि एक साथ, simultaneously हिंदी में लिखेंगे इस दोष में एक सेकंड रुकना भाई, ये क्या चल गया, इस दोष में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तल एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेन एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, समय इस बारे में हमने क्लास में शर्मा जी हमने बात कर चुके हैं, बार बार एक ही कमेंट मत करो। ठीक है, अब जो मैं इस दोष में आपको कुछ भी पढ़ा दूं, अगले आधे घंटे और पढ़ा दूं, पता है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक ही आएगा। पेपर में आता है कि एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए हम किस लेंस का यूज करते हैं, बस ये आपको याद रखना है। ये पूरी कहानी भूल भी जाओगे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एस्टिग्मेटिज्म को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस का, बेलनाकार लेंस का। ये जरूर लिख लेना कि अबिंदुकता दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस का। ठीक है, अब हमारे पास देखो मैंने 4 डिफेक्ट बताए, एक बार दोबारा सुनना। अगर कोई आपसे कहे कि आपको निकट का सांप दिख रहा है, दूर का सांप नहीं दिख रहा, नियर का सांप दिखता दूर का नहीं दिख रहा, यानी कि आपको मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष में आपको दूर की चीजें साफ दिखती है, नजदीक की साफ नहीं दिखती।
प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष में ना नजदीक का साफ दिखता ना ही दूर का, और अबिंदुकता में इमेज एक ही बिंदु पर ना बनकर एक से अधिक बिंदु पर बनती है, या हम ये कह सकते हैं कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तल एक साथ स्पष्ट नहीं दिखते हैं, उनमें खिंचाव दिखता है। इस दोष को दूर करने के लिए मैंने कहा कि बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं, जबकि प्रेस बायोपिया को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस का। मायोपिया को दूर करने के लिए कल बताया था कनकेव अवतल, और हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष के लिए बताया था उत्तल। ये चारों बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं इन चारों में से मिक्स एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आपको आंसर देना है। तो सबसे मिक्स करके चलो 2 क्वेश्चन पूछते हैं, एक ही कमेंट में आप कोमा लगा के आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा आपसे, यह बताओ कि वो कौन सा डिफेक्ट है, वो कौन सा दोष है जिसे दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। एक ही कमेंट में दोनों के आंसर लिखने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी सुन लो। तो कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस किस दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है, यह बताना है। दूसरा आपको बताना है, ये बताइए वो कौन सा दोष है जिसमें इमेज रेटिना से पहले बनती है, जिसमें प्रतिबिंब बनता है बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले। तो किस दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। एक ही कमेंट में कोमा लगा के दोनों का आंसर देंगे। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बने, वो कौन सा दोष है, और उत्तल लेंस किस दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। करो ये। पंकज सिंह बिष्ट जी का सबसे पहला आंसर आया हमारे पास में, आशीष यादव जी, रोहित राजपूत, अरुण नगेल। देखकर अच्छा लग रहा है कि अभी तक सबके आंसर ठीक हैं, किसी का भी आंसर गलत नहीं है। नर्मता बेटा हमने क्या पूछा, आप बता क्या रहे हो। संतनु, सत्यम, दीपाशा, वर्षा, आशीष, पूजा, हमें अलग अलग आंसर हमारे पास में आ रहे हैं और सबके आंसर अभी तक ठीक ठीक से लग रहे हैं हमें। मैं कुमारी का शायद गलत है। हाँ देखो बेटा ध्यान से देखना, यहां पे क्या लिखा है। मैंने पूछा कि वो कौन सा दोष है जिसे दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए। हाइपरमेट्रोपिया, जिस बच्चे ने दूरदृष्टि दोष लिखा उसका एकदम सही है, दूरदृष्टि दोष। अच्छा दूसरा क्या है, वो कौन सा प्रतिबिंब है जिसमें इमेज बनती है रेटिना से पहले ही बन जाती है, यानी कि रेटिना से पहले यानी कि निकट बन रही है। तो रेटिना से पहले इमेज मैंने कल आपको बताया था ये बनती है मायोपिया निकट दृष्टि दोष में। यानी पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था दूरदृष्टि दोष और दूसरे वाले का था निकट दृष्टि दोष। जिस बच्चे ने ये आंसर बताया उनका ठीक है, बाकी सबका गलत है। तो पहले वाले का मोहित कह रहे हैं कि दोनों का निकट दृष्टि दोष गलत हो गया इनका। बेटा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं, यहाँ पे उत्तल लेंस किया जाता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हाइपरमेट्रोपिया। इमेज अगर रेटिना से पहले बन रही है तो रेटिना से पहले इमेज बनती है, कल पढ़ाया था किसमें बनती है, मायोपिया में। आगे बात समझ में। चलो अब हम क्या करेंगे, कुछ बेटा फैक्ट्स की बात करेंगे। कुछ पॉइंट है जो कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट रटने हैं, याद करने हैं। अगले आधे घंटे हम क्लास में फैक्ट की ही बात कर रहे होंगे, इस चैप्टर से जुड़े हुए, लेंस से जुड़े हुए फैक्ट पे अब हम आएंगे। यहां पे ध्यान से सुनेंगे। देखो जितने मैं बातें पूछूंगा आपको ऑलरेडी आनी चाहिए अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई जीवन में की है। तो बाकी ज्योति, अजय, नितिन, अंतिमा, मोहित, कछवाहा, वर्षा कुमारी, मानव, अक्षर, मावी, अवंतिका, रोमिश, सबका आंसर बिल्कुल ठीक था। एक आध बच्चे के पूरी क्लास में गलत है, ऑलमोस्ट सबका ठीक था। ये देखकर हमें बढ़िया लगा, थोड़ी एनर्जी आ गई हमारे अंदर भी। अगला क्वेश्चन देखो मेरा क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे कोई चीज साफ साफ देखनी है, तो कोई चीज अगर मुझे साफ साफ देखनी है, स्पष्ट देखनी है, तो मेरी आंख से कम कितना दूर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कोई चीज स्पष्ट देखने के लिए वो आपकी आंख से कम कितना दूर होनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसका क्या आंसर देंगे। जिनका पहला दिन है वो बेटा पीछे क्लास कंप्लीट करके आना, ऐसे मत आना क्लास में। देखो इसे हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी स्पष्ट देखने के लिए आंख से न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर है इनका। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये, तो लिखेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी।
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, द लीस्ट डिस्टेंस, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। लेकिन बेटा जो मैंने 25 सेंटीमीटर दूरी बताई है ना, ये एक स्वस्थ आंख के लिए है, हेल्दी आंख के लिए। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये है बेटा किसके लिए, एक स्वस्थ आंख के लिए, फॉर ए हेल्दी आई। स्वस्थ आंख के लिए, यानी वो आंख जो बिना चश्मे के साफ साफ देख सकती है, स्वस्थ आंख के लिए। ठीक है। दूसरी चीज अब यहां पे देखना, लेकिन अगर पेपर में थोड़ा सा गेम खेलेगा वो, उसे पता भाई सब बच्चों को ये बात रटी पड़ी है कि स्पष्ट देखने के लिए दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बच्चा क्वेश्चन ढंग से पढ़ेगा भी नहीं, 25 पर टिक लगा देगा। अगर वो पेपर में आपसे ये पूछ ले कि एक व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया है, तो जिस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है, दूरदृष्टि दोष है, उसे स्पष्ट देखने के लिए आंख से कितना दूर रखनी पड़ेगी चीज। आप कहेंगे सर दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में तो दूर की चीजें साफ दिखती है, तो ऐसा व्यक्ति 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को साफ साफ देख ही नहीं पाएगा, वो तो 25 सेंटीमीटर से दूर रखेगा। तो अगर पेपर में आ जाए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताइए, लेकिन किसके लिए, जिसे दूरदृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया, तो हमारा आंसर होगा 25 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो यहां पे देख लो क्वेश्चन नंबर 2 अलग है, फॉर हाइपर मेट्रोपिक, फॉर हाइपर मेट्रोपिक पर्सन द लीस्ट डिस्टेंस, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन is greater than 25 सेंटीमीटर। हिंदी में लिखेंगे दूरदृष्टि, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक है। गेम समझ पा रहे हो, यानी पेपर में भावुक नहीं होना, 25 देखते भावुक हो जाओ, तो पहले पढ़ लेना कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है ये एक स्वस्थ आंख के लिए पूछ रहा है या दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए पूछ रहा है। तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए ये जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 25 सेंटीमीटर से अधिक। हमने क्या लिखा यहां पे, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, समझ जाना अगल बगल वालों ने सबने गलत कर दिया, क्योंकि बच्चा देखेगा अच्छा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 पर टिक लगा के आ जाएगा, 12 कहेगा अच्छा अरे यार गड़बड़ हो गया, है ना, समझना ध्यान को। अच्छा दूसरी चीज, अब इस चीज को आप चाहो तो थोड़ा सा और बड़े से समझ सकते हो, यहां ध्यान से देखना बेटा। मैं यहां पे लिख रहा हूं एक नॉर्मल आई, सामान्य आंख, नॉर्मल आई का मतलब होता है स्वस्थ आंख है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, नॉर्मल आंख, स्वस्थ आंख, या हेल्दी आई लिख लो इसे आप। एक है हमारे पास मायोपिक आई, यानी कि जिसे निकट दृष्टि दोष है, मायोपिक आई, निकट दृष्टि दोष वाली आंख। एक है हमारे पास में दूरदृष्टि दोष वाली आंख, हाइपरमेट्रोपिक आई, दूरदृष्टि दोष वाली आंख। तो पेपर में कई बार क्या बदतमीजी करेगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई साहब अगर आपको कोई चीज स्पष्ट देखनी है तो आपकी आंख से कम कितना दूर होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, आपको पता ही है। वो पता कई बार क्या लिखेगा कि एक स्वस्थ आंख के लिए, एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट क्या होता है, निकटतम बिंदु, यानी कोई चीज कम से कम कितना निकट तो होनी चाहिए, तो कई बार वो नियर पॉइंट शब्द का यूज करता है। तो स्वस्थ आंख के लिए निकटतम बिंदु जो है वो है 25 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर। और जो फार पॉइंट होता है, यानी कि हमारी आंख जो है
वो अधिक से अधिक कितना दूर का देख सकती है? तो दूरतम बिंदु होता है बेटा हमारी आंख के लिए अनंत। हमारी आंख अनंत दूर की वस्तु को भी देख सकती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस की वस्तु को भी, अनंत दूर की वस्तु को भी। जो रात में आपको तारे दिखते हैं ना, ये अरबों खरबों खरबों किलोमीटर दूर है, तब भी उनकी लाइट अगर हमारी आंख तक पहुंच रही है तो हमें तारा दिख रहा है। तो दूरतम बिंदु हमारी आंख के लिए अनंत है और नियर पॉइंट है 25, यानी मेरी आंख 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी तक की वस्तु को देख सकती है। भाई साहब एक बच्चा अमन यादव, इसने हमें दुखी कर दिया। भाई साहब आपका पहला दिन है, आपके लिए स्पेशल प्रसाद या भंडारे का कुछ बोलने क्लास में कि स्पेशल भंडारा करवाया जाए। ये बच्चा हर 5 मिनट बाद, आज मेरा पहला लाइव दिन है, आज मेरा पहली लाइव क्लास है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्लास में आए, आपने हमारे ऊपर एहसान किया, आपके लिए हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। बस अगली बार मत लिखना ये, ठीक है? अच्छा, हमारी आंख के लिए निकटतम बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर, और दूरतम कितना है? अनंत। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एक व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है, दूरदृष्टि दोष है, तो सिर्फ दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं, तो उसके लिए नियर पॉइंट क्या होगा? आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि इसे दूर का साफ दिखता है, इसके लिए नियर पॉइंट होगा ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है? अच्छा, मायोपिया वाले व्यक्ति के लिए नियर पॉइंट क्या होगा? इसे निकट की चीज साफ तो दिखती है, तो कम से कम कितना निकट होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट जो है वो मायोपिक आई के लिए भी 25 सेंटीमीटर ही है, दूरदृष्टि दोष वाले के लिए 25 सेंटीमीटर से ज्यादा। लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, एक व्यक्ति जिसे दूर का साफ दिखता है, 25 सेंटीमीटर की वस्तु को साफ तो देख नहीं पाएगा, वो 25 से दूर रखनी पड़ेगी। लेकिन दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए फार पॉइंट क्या होगा? आप कहोगे सर दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर का तो साफ दिखता ही है, तो उसके लिए फार पॉइंट इनफिनिटी है। जैसे निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट का साफ दिखता है, दूर का नहीं दिखता, तो निकट का तो साफ दिख ही रहा है, तो निकटतम पॉइंट तो वही होगा जो स्वस्थ आंख के लिए 25 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके लिए फार पॉइंट क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा कि एक व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, उसके लिए दूरतम बिंदु क्या होगा? ये बताओ। पीडीएफ भाई खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है? पीडीएफ वीडियो के चक्कर मत पड़ो, अपने हाथ से लिखा करो, मोबाइल चला के मत बैठा करो क्लास में। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, इसे निकट की चीजें तो साफ दिखती हैं, तो कम से कम 25 सेंटीमीटर तो रखना ही पड़ेगा। इसके लिए फार पॉइंट क्या है? बेटा इसके लिए फार पॉइंट अनंत तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसे निकट का साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता। तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को 5 मीटर के बाद का ही साफ ना दिखे, किसी को 12 मीटर के बाद का साफ ना दिखे, किसी को 25 मीटर के बाद का साफ ना दिखे। तो इसके लिए जो फार पॉइंट है वो अनंत नहीं होगा, बिफोर इन्फिनिटी होगा, अनंत से पहले। यानी कि इसके लिए दूरतम बिंदु क्या होगा? अनंत से पहले। वो 20 मीटर भी हो सकता है, 25 मीटर भी, 6 मीटर भी, बिफोर इन्फिनिटी, अनंत से पहले। अनंत से पहले, अनंत नहीं होगा, अनंत से पहले। तो पूरा गेम समझना, स्वस्थ आंख के लिए नियर पॉइंट 25 है, फार पॉइंट है अनंत। तो दूरदृष्टि दोष में दूर का साफ दिखता है, तो वहां पे फार पॉइंट तो सेम ही रहा, अनंत। लेकिन निकट का साफ नहीं दिखता, तो वहां पे क्या बन गया? ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखता है, तो नियर पॉइंट तो 25 ही है, दूर का साफ नहीं दिखता, तो दूरतम बिंदु है बिफोर इन्फिनिटी, अनंत से पहले, ठीक है? अक्षर माँ भी कह रहे हैं साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, बेटा तेरा सिलेक्शन पक्का है 100%। काजल भी कह रहे हैं साथ में। जो बच्चा साथ में लिखेगा वही लंबे समय तक बातों को याद रख पाएगा, जो केवल मोबाइल चला के बैठता है उसका कुछ नहीं होना। वो उस दिन बढ़िया लगेगा, 10 दिन बाद सब कुछ भूल जाएगा वो, ठीक है? अगले पे आते हैं। एक यहां पे हम लिखेंगे पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति। एकदम पी से। अच्छा, अगर मैं आपके सामने ये कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का एग्जांपल ले रहा हूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस ये है। बेटा जो उत्तल लेंस है मैंने आपको बताया था कल, अगर आप इनके ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे डालेंगे, समानांतर किरणें डालेंगे, तो इन किरणों को एक ही पॉइंट पर इकट्ठा कर देते हैं, ये उसे कहते हैं फोकस। तो कॉन्वेक्स लेंस प्रकाशीय किरणों को फैला देते हैं, सॉरी इकट्ठा कर देते हैं, जहां पे प्रकाशीय किरणें इकट्ठी होंगे उसे हम कहेंगे फोकस। अब मैंने आपके सामने 2 उत्तल लेंस, 2 कॉन्वेक्स लेंस बनाए, एक ये और एक ये। कोई बच्चा बताएगा देखकर कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल लेंस आपको कौन सा लग रहा है, पहला कि दूसरा? मानव चहर करो भाई। ये अंकित कुमार टाइम से क्लास में आया करो, नहीं तो मत आया करो। शिवानी करो बेटा। ये 2 लेंस मैंने आपके सामने दिखाए,
इनमें से आपको कौन सा लेंस ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा लग रहा है, पहले वाला कि दूसरे वाला? दोनों उत्तल हैं, दोनों प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा कर रहे हैं, पर ज्यादा पावर किसकी है, पहले की कि दूसरे की? पंकज सिंह बिस्ट का गलत हो गया है। सपना बिल्कुल सही कर रहे हो आप एकदम। रोहित का गलत है, सतांशु का गलत है, सत्यम का गलत है, पायल का सही है अभी तक, एक शायरा खातून का ठीक है, शुभम सिंह का सही है, अमन यादव का सही है, पूजा का ठीक है, लक्ष्य जोगी का गलत है। बेटा ज्यादा पावरफुल लेंस में है पहले वाला। देखो किसी लेंस की पावर का मतलब ही होता है कि वो कितना अच्छा किरणों को इकट्ठा कर दे, कितना अच्छा किरणों को फैला दे। अभी देखना है कितना बढ़िया पावरफुल लेंस है। जैसे इसके ऊपर प्रकाश की किरणें टकराई, टकराते तुरंत मोड़ दिया, तुरंत इकट्ठा कर दिया। ये बेचारा गरीब आदमी, कमजोर, इसके ऊपर प्रकाश की किरणें टकराई, उन्हें इकट्ठा कर तो रहा लेकिन बहुत दूर जाके इकट्ठा कर पा रहा है। इसके ऊपर तो टक्कर मारते ही इकट्ठा हो गई। यानी जो लेंस प्रकाश की किरणों को अपने नजदीक ही इकट्ठा कर लेगा वो ज्यादा पावरफुल है। अच्छा दूसरी चीज, ये बेटा लेंस है, ये लेंस का इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। तो इस ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस तक की दूरी होती है उसे हम कहते हैं फोकस दूरी। यहां पर भी ये क्या है, फोकस दूरी। तो आप एक चीज ये भी देख सकते हैं कि जिस लेंस की फोकस दूरी कम होगी, जिसकी फोकस डिस्टेंस कम होगी, जो किरणों को जल्दी फोकस कर लेगा, फोकस दूरी जिसकी कम है, यानी वो ज्यादा पावरफुल लेंस होता है। इसलिए अगर आपने 10th क्लास में लेंस की पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि लेंस की पावर होती है 1/4 फोकल लेंथ, 1/4 फोकल दूरी। यानी कि जिस लेंस की फोकस दूरी कम है, या फोकल लेंथ कह लो, जिसकी फोकस दूरी कम है उसकी पावर कैसी होगी, ज्यादा ही। ऊपर नीचे है ना, तो नीचे की वैल्यू घटेगी तो ऊपर की बढ़ेगी। तो जिसकी फोकल लेंथ कम होती है उसकी पावर ज्यादा होती है, क्योंकि जिसकी फोकल लेंथ कम है वो प्रकाशिक किरणों को अपने नजदीक ही इकट्ठा कर पा रहा है, ज्यादा पावरफुल लेंस है वो। ठीक है, लेकिन बेटा याद रखना इस फॉर्मूले में जो फोकस दूरी है ये आपको मीटर में पुट करनी है। अगर फोकस दूरी मीटर में है तो पावर का फॉर्मूला होगा 1/f, और फोकस दूरी जितनी कम होगी पावर होगी उतनी ही ज्यादा। छोटे मोटे पेपर में, ये कांस्टेबल टाइप से के पेपर में ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि लेंस की जो पावर है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, लेंस की पावर को हम किस में नापते हैं? याद रखना लेंस की पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, डायोप्टर, और इसे लिखते हैं हम कैपिटल डी से। एक डायोप्टर किसके बराबर है बेटा? फोकस दूरी को हम नाप रहे हैं मीटर में, तो आप ये भी कह सकते हैं कि एक डायोप्टर जो है वो 1/मीटर के बराबर होता है। एक डायोप्टर का मतलब होता है 1/मीटर। तो लेंस की जो पावर है उसकी फोकस दूरी होती है 1/f। लेकिन अगर आपके पास बेटा फोकस दूरी मीटर में ना होकर सेंटीमीटर में हो तो फिर आप फॉर्मूला ये लगाना 100/f। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला 100/f लगाएंगे, रौनक चल जाएगी बेटा सब। वो कॉल सेंटर में बात करना कल 11 बजे के बाद, है ना। तो हमारे पास में लेंस की जो पावर है उसका फॉर्मूला या तो आप यूज करेंगे 1/f अगर फोकस दूरी मीटर में होगी, या यूज करेंगे 100/f अगर सेंटीमीटर में होगी। जैसे क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चा बताएगा, ये लिख लोगे ना कि एक डायोप्टर होता है 1 मीटर के बराबर, एक डायोप्टर 1 मीटर के बराबर। एक मीटर के बराबर। देखो एक क्वेश्चन बताओ, अगर एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी पावर कितनी होगी? ये करना आपको। अगर एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर की है तो उसकी पावर कितनी होगी, ये बताना है। ठीक है, देखो अब बेटा यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं पावर की, तो फोकस दूरी दे रखी है सेंटीमीटर में, तो फोकस दूरी दे रखी है सेंटीमीटर में, तो पावर क्या होगी 100/f। तो फोकस दूरी है 40, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो 2.5 डायोप्टर की आएगी। क्योंकि जब सेंटीमीटर में दे रखा होगा ना तब 1/f मत लगाना, तब लगाना 100/f लगाना है, तो 2.5। दूसरी चीज आपने एक चीज और देखी होगी, जो चश्मे वाले लोग होते हैं, चश्मे वाले,
वो आप उनसे पूछो कि आपके चश्मे का नंबर क्या है, ठीक है। अब चश्मे वाला बंदा कहेगा जी मेरे चश्मे का नंबर -2 है, कोई कहेगा +3 है, कोई कहेगा -4, कोई -2। ये चश्मे का जो नंबर होता है ना माइनस प्लस में, एक्चुअली चश्मे की पावर होती है। तो किसी चश्मे की पावर होती है नेगेटिव, किसी की होती है पॉजिटिव। तो नेगेटिव किसकी होती है, पॉजिटिव किसकी होती है, यहां पर देखना, पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति। बेटा लेंस की जो पावर है, लेंस की शक्ति, लेंस की जो पावर है ये होती है पॉजिटिव, और नेगेटिव कब होती है, लेंस की पावर बेटा पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के लिए, और नेगेटिव होती है कनकेव के लिए। तो आज के बाद अगर आप किसी बच्चे से, किसी व्यक्ति से उसके चश्मे का नंबर पूछो, अगर वो आपसे कह दे कि मेरे चश्मे का नंबर -4, -2, -5 है, जैसे आपको चश्मे का नंबर माइनस में पता चले, समझ जाना कि उस बच्चे ने अवतल लेंस लगा रखा है, अवतल कनकेव। और कनकेव लेंस किस दोष को दूर करने के लिए लगाया जाता है, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया को। यानी उस बच्चे को निकट का साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता। आप अपने पिताजी से पूछना, चश्मे का नंबर वो बताएंगे प्लस में, यानी उन्हें कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस लगा है। कॉन्वेक्स लगता है हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, यानी उन्हें दूर का साफ दिखता है, नजदीक का साफ नहीं दिखता। तो चश्मे का पावर से माइनस प्लस से आप बता सकते हैं उसका कौन सा दोष है। अगर पावर नेगेटिव है यानी अवतल लेंस है, यानी कि मायोपिया दूर करेगा, निकट दृष्टि दोष। पावर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, ये एक बेटा क्वेश्चन आता है पेपर में कि चश्मा जो है इसे बनाने के लिए हम कॉन्वेक्स या कनकेव लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स या कनकेव का। तो ये लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं, लेंस बनाने के लिए हम, कई टाइप के कांच होते हैं, तो लेंस बनाने के लिए उनमें से किस कांच का यूज किया जाता है। तो बेटा याद रखना, लेंस बनाने के लिए हम किस ग्लास का, किस कांच का यूज करते हैं, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं फ्लिंट ग्लास का, फ्लिंट कांच का। ये फ्लिंट ग्लास ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा पारदर्शी होता है, ज्यादा ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलता है, ये बढ़िया रहता है। फ्लिंट ग्लास का यूज करते हैं, फ्लिंट ग्लास। अगर हमने आपकी क्लास में नहीं पढ़ाया है तो आगे चल के हम आपको बताएंगे कि सर जी, नाना जी को ना पास का दिख रहा ना दूर का। टाइम से क्लास में आते तो पता चल जाता, टाइम से आया करो क्लास में, ये बात हो चुकी है ऑलरेडी। तो मैं आपको जब आगे चल के बताऊंगा, एक चीज होती है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो ये जो फ्लिंट ग्लास होता है ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, पारदर्शी भी होता है, ड्यूरेबल भी, लंबे समय तक भी चलता है, टिकाऊ है, और साथ में इसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक भी काफी हाई होता है, उच्च अपवर्तनांक वाला। वो बताएंगे आगे चल के, अगर आपके बैच में नहीं बताया हमने अभी तक, ठीक है। अच्छा दूसरा, एक चीज और देखेंगे, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ये बिहार का पेपर का क्वेश्चन है। थोड़ा अच्छे पेपर में मिलने की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन तब भी आपके इंटरेस्ट को देखते हुए हमें लग रहा है कि पूछना चाहिए। क्वेश्चन देखो, ये है, ये बेटा हमारी आंख है, ये हमारी आंख में, आगे हमने क्या बताया था, क्या होता है ये, कॉर्निया, ये हमारी आंख का लेंस है, ठीक। तो पेपर में क्वेश्चन आया कि हमारी आंख में जो लेंस है, हमारी आंख का जो लेंस है, इसकी फोकस दूरी क्या है। हिंदी में क्या लिखे, हिंदी में कुछ नहीं लिखना, कि जो लेंस बनाने के लिए जिस कांच का यूज करते हैं वो फ्लिंट कांच होता है, ठीक है। लेंस बनाने के लिए फ्लिंट कांच का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन है कि हमारी आंख में जो लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी कितनी होती है। तो बहुत सारे बच्चे पता क्या गलती करते हैं भाई, बताया तो आपको। देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 25 सेंटीमीटर, टिक नहीं लगाना इस पे, 25 सेंटीमीटर अलग क्वेश्चन का आंसर है कि कोई चीज मुझे साफ साफ देखनी है, स्पष्ट देखनी है, तो मुझे अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर रखनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि आपसे कि हमारी आंख में जो लेंस लगा है इसकी फोकस दूरी कितनी है। फोकस दूरी का मतलब ये है, और इसके ऊपर हम प्रकाश की पैरेलल रे डाल दें, समानांतर किरणें, तो प्रकाशीय किरणों को कहां पर फोकस करेगा, ये रेटिना पे, तो ये फोकस ही आ गया। तो फोकस दूरी का मतलब होता है कि लेंस से फोकस तक की दूरी। तो हमारी आंख में जो लेंस लगा होता है, इसकी जो फोकस दूरी का मतलब है कि लेंस से लेकर रेटिना के बीच तक की दूरी पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है।
ये लगभग लगभग होती है 2 सेंटीमीटर के आसपास की। तो पूरी की पूरी जो हमारी आई बॉल है ना, ये 2.5 सेंटीमीटर की होती है पूरी आई बॉल, लगभग 2.5 सेंटीमीटर की। तो यहां तक का जगह छोड़ दो, तो लेंस से लेकर यहां तक की जो दूरी बनेगी ये लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास की बनेगी। तो कई बच्चों ने सही भी लिखा, लिखेंगे द फोकस डिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई लेंस, मनुष्य के आंख के लेंस की फोकस दूरी, मनुष्य के आंख के लेंस की फोकस दूरी ये होती है 25 सेंटीमीटर, ओ सॉरी लगभग 2 सेंटीमीटर, लगभग 2 सेंटीमीटर की। तो ये अलग अलग पेपर में इसके ऑप्शन आपको अलग अलग दिख सकते हैं। किसी पेपर में 2 सेंटीमीटर, किसी में 1.9, किसी में 2.1। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर के आसपास की रहती है। तो मनुष्य के आंख के लेंस की फोकस दूरी है 2 सेंटीमीटर की। अगला जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो महा इंपोर्टेंट है, महा इंपोर्टेंट। जो बच्चा आज क्लास में आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर याद करके जरूर लिखना। देखो जरूर याद करके जाना। या पानी की बोतल नहीं है क्लास में, हम एक एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं। चलो ऐसे मान लो कि मेरे हाथ में एक पानी की बोतल है। अगर मैं इस बोतल को हिलाना शुरू करूं तो इसके अंदर बुलबुले बनेंगे। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि पानी के अंदर जो बुलबुले बनते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, किसकी तरह बिहेव करते हैं। 2 ऑप्शन लिखे होंगे लेंस के, 2 लिखे होंगे मिरर दर्पण के। तो पहले बस आप मुझे बता दो कि पानी के अंदर जो बबल बनते हैं बुलबुले हिलाने से, वो आपको क्या लगता है, वो लेंस की तरह काम करते होंगे कि दर्पण की तरह काम करते होंगे? आप किस पर टिक लगाओगे हैं? ये आपको बताना है। अगर मैं आपसे कहूं कि पानी के अंदर जो बुलबुले बनते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते होंगे, क्या लगता है आपको? लेंस पर टिक लगाएं कि दर्पण पे, मिरर पे? आंख में उत्तल लेंस होता है क्या सर? कल की क्लास में बता चुके हैं। मैंने कितनी बार कहा भाई आप लोगों से, अगर आपने पीछे की क्लास कंप्लीट नहीं कर रखी है, आप लाइव क्लास में मत आया करो। और लाइव क्लास में तब आया करो जब पीछे क्लास कंप्लीट हो, और बिल्कुल ऑन टाइम चलती हुई क्लास में मत आया करो। जितने बच्चे लिख रहे हैं मिरर, वो तो बिल्कुल ही गलत का भी गलत कर दिया। भाई एक चीज बताओ, पानी के अंदर जो बुलबुला बनेगा, बुलबुला तो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है, तो लेंस की तरह ही तो काम कर सकता है। मिरर तो एक हिस्सा पॉलिश्ड होता है, तो बुलबुला तो ट्रांसपेरेंट होता है। तो मिरर वाला तो बिल्कुल ही गलत है जो मिरर पर टिक लगा रहे हैं, चाहे दीपक सोम हो, चाहे वो शिवानी हो। बाकी जो लेंस कह रहे हैं उनका ठीक है, मिरर बिल्कुल गलत। भाई एक चीज बताओ, मैंने आपसे क्या कहा था कि लेंस और मिरर में 3 डिफरेंस बताए थे मैंने। एक बिल्कुल बेसिक डिफरेंस क्या बताया था कि लेंस होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके आप आर पार देख सकते हैं, तो बबल जो है वो ट्रांसपेरेंट है। तो पानी के अंदर जो बुलबुला, एक तो ध्यान रखना वो लेंस की तरह काम करेगा। लेंस भी किस तरह के लेंस की तरह काम करता है? वो अवतल लेंस, कनकेव लेंस की तरह। जैसे कनकेव लेंस प्रकाशीय किरणों को फैलाता है ना, ऐसे पानी के अंदर का बुलबुला भी डाइवर्ज करता है, फैलाता है। तो यहां पर लिखेंगे एयर बबल बिहेव्स like a concave lens inside the water. Air bubble behaves like a concave lens inside the water. पानी के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान रखना। ठीक, अब आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम, आखिरी क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, जैसे मान लो हमने कोई चीज देखी, उसकी चीज हमारी आंख की रेटिना में बनी। मान लो मैंने सामने कैमरा देखा, नजरें हटा ली, तो मुझे क्या लगेगा कि नजरें हटाते ही अब मुझे कैमरा दिखना बंद हो गया, अब दीवार दिख रही है, अब फैन पंखा दिख रहा है, अब भगवान जी की फोटो दिख रही है, अब नीचे का पैर का फर्श, नीचे के पैर के नीचे फर्श दिख रहा है। तो हमें क्या लगता है कि जब हम किसी चीज को देखते ही नजरें हटाएंगे तो चीज दिखनी बंद हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज आपने एक बार देख ली तो उसकी इमेज, उसका प्रतिबिंब कुछ समय तक हमारी आंख के पर्दे पे रहता है। और आपने कोई भी चीज अगर एक बार देख ली ना,
तो उसकी इमेज कुछ समय तक आंख के पर्दे पर रहेगी, पर वो समय इतना ज्यादा कम है कि हम उसे डे लाइफ में ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि हमारी आंख के लेंस पे जो इमेज बनती है वो कम से कम कितने समय तक रहती है। कोई बच्चा बताएगा? याद है किसी को? ये करो ये। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी आंख के लेंस पे कोई इमेज कम से कम कितने समय तक रहती है, इसे बेटा हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ आई विजन, दृष्टि की निर्बंधता, यानी कि दृष्टि कितने समय के लिए बंद जाती है किसी चीज को देखते ही। परसिस्टेंस ऑफ आई विजन, दृष्टि की निर्बंधता, यानी अगर हमारी आंख ने कोई चीज देख ली तो कितने समय तक हमारी आंख उसे ही देखती रहेगी, दृष्टि की निर्बंधता। ये बच्चा कह रहा 5 सेकंड। अरे भाई 5 सेकंड तो बहुत ज्यादा समय है। मैं यहां पे एक चीज देख रहा हूं, 1 2 3 4 5, क्या मुझे कैमरा दिख रहा लगातार? नजरें हटाते कुछ और दिख रहा है। 1/10 वालों का भी गलत है ये, जो लूसेंट वगैरह से पढ़ते हैं। दृष्टि की निर्बंधता 1/16 सेकंड है, एसएससी सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 1/10 वालों का सबका गलत हो गया। 1/16 सेकंड। अगर कोई चीज आपने एक बार देख ली तो उसकी इमेज आपकी आंख के रेटिना पे कम से कम 1/16 सेकंड तक रहती है। 1/10 सेकंड जो है ना, वो आपको हमें साउंड का होता है, वो आवाज का, कि कोई आवाज अगर आपने एक बार सुन ली तो उसका प्रभाव आपके कान के पर्दे पर 1/10 सेकंड तक रहेगा। वो साउंड का होता है कि साउंड कितने समय तक कान के पर्दे पर घूमता है, 1/10। इमेज कितने समय तक बनी रहती है, 1/16। ठीक है, हरविंदर सिंह बताएंगे अगली क्लास में। क्लास शुरू से देखना, हमने इसका सोल्यूशन बता दिया है। ठीक है, तो दृष्टि की निर्बंधता जो है, परसिस्टेंस ऑफ आई विजन जो है, यानी कि किसी चीज को अगर आप एक बार देख लें तो उसकी इमेज कितने समय तक हमारी आंख के पर्दे पर रहेगी, वो 1/16 सेकंड तक रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने रखते हैं, बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मंडे को। हमने आपसे कहा था कि क्लास रहेगी मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, मैंने अभी जैसे शुरू में बताया था, मैं दोबारा बता देता हूं। कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारी क्लास में जो जिन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, जैसे उन्हें टीचर ने बता दिया कि भाई इस बैच में असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर भी कवर होगा, तो उसमें साइंस 25 नंबर की आती है। या फिर जो असिस्टेंट लोको पायलट वाले हैं, तो मैंने अभी 2-3 बताया था आपको कि उनके जिन्हें ज्यादा साइंस पढ़नी है वो टेंशन ना ले, हमने उन्हें फिगर आउट कर लेंगे टीम से बोल के। उन्हें मंडे को हम 7:45 पे एक स्पेशल बैच चलता है, उसमें ऐड करवा देंगे, वहां पे वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो अपने छोटे मोटे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो मैं बता रहा हूं इससे ये भी ज्यादा ही है, कम नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट।